गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए थर्ड ईयर की इकोनॉमिक्स की क्लास में टॉपिक अपना भुगतान संतुलन चल रहा है। भुगतान संतुलन में असाम्य के प्रकारों के बारे में चर्चा की जा रही थी कि भुगतान संतुलन में असाम्य कैसे कैसे या किस प्रकार के होते हैं। पिछली क्लास में आपका चक्रीय असंतुलन और चिरकालिक असंतुलन के बारे में चर्चा की जा चुकी है। भुगतान संतुलन में असाम्य में 5 असंतुलनों की आपको मैंने बताया, जिसके अंतर्गत चिरकालिक असंतुलन, चक्रीय असंतुलन, संरचनात्मक असंतुलन, स्थायी संतुलन और अस्थायी असंतुलन होता है। 2 असंतुलन पिछली क्लास में हो चुके। आगे जो है थर्ड असंतुलन के बारे में चर्चा करते हैं कि भुगतान संतुलन में असाम्य या भुगतान असंतुलन कैसे उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट है आपका संरचनात्मक असंतुलन। सबसे पहले आप हेडिंग डालिए भुगतान संतुलन में असाम्य। भुगतान संतुलन में असाम्य, इसके अंतर्गत अपना थर्ड असाम्य या असंतुलन पढ़ रहे हैं। असाम्य या असंतुलन होता है, आप इस बात को ध्यान रखिए, संरचनात्मक असंतुलन। कौन सा है? संरचनात्मक असंतुलन। देखिए, संरचनात्मक असंतुलन जो उत्पन्न होता है वो मांग व पूर्ति में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। कई बार जो है मांग में परिवर्तन हो जाता है। अब मांग में परिवर्तन होगा तो जिन वस्तुओं का हम निर्यात कर रहे थे वो निर्यात कम हो जाएंगे और आयातों की मात्रा स्थिर रहती है और निर्यात कम हो जाते हैं, तो हमारा भुगतान संतुलन असंतुलन में बदल जाता है। इसी प्रकार मांग में परिवर्तन के कारण जब असंतुलन उत्पन्न हुआ तो उसी प्रकार पूर्ति में परिवर्तन के कारण भी असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। पूर्ति में परिवर्तन कैसे कम हो गया? जैसे कि हम किसी वस्तु का निर्यात कर रहे थे और किसी कारण से हमारे यहाँ पर इस साल प्रतिकूल मौसम के कारण, बाढ़ के कारण, अकाल के कारण, कोई भी आप प्राकृतिक कारण समझ लीजिए, उसके कारण हमारा यहाँ पर उत्पादन नहीं हो सका। उत्पादन नहीं हो सका तो जिस वस्तु का हम निर्यात कर रहे थे वो निर्यात नहीं हो पाएगा और हो सकता है कि हमें दूसरे देश से उस वस्तु का आयात करना पड़े जिस वस्तु का हम निर्यात कर रहे थे। इस प्रकार पूर्ति में परिवर्तन के कारण भी जो है असंतुलन उत्पन्न हो जाता है, जिसे संरचनात्मक असंतुलन के अंतर्गत मानते हैं। इसके अंतर्गत देखिए, ये तो मैंने आपको मेरी भाषा में बताया था, आपको मैं इस प्रकार बता रही हूँ जो कि एग्जाम में आपको लिखना है। किसी भी देश के भुगतान संतुलन में रचना संबंधी, संरचना संबंधी बात एक ही है। इसमें असाम्य की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब निर्यात तथा आयात की मांग तथा पूर्ति में मूलभूत परिवर्तन हो जाए। ये चीज मैंने आपको पहले ही बता दी कि रचना संबंधी या संरचना संबंधी में असंतुलन जो उत्पन्न होता है वो होगा मांग में परिवर्तन के कारण या पूर्ति में परिवर्तन के कारण। या तो मांग में परिवर्तन हो गया या पूर्ति में परिवर्तन हो गया, जिससे हमारे निर्यात कम, आयात स्थिर रहते हैं, या आयात अधिक और निर्यात स्थिर रहते हैं। तब हमारा संतुलन असंतुलन में बदल जाएगा और वो आपका रचना संबंधी असंतुलन कहलाता है। इसको एक उदाहरण की
रहा था, वो कॉफी का निर्यात करता था अन्य देशों को। लेकिन जिन देशों में कॉफी जाती थी वहाँ के लोग अब कॉफी की मांग कम करने लगे, क्योंकि उनकी रुचि ही बदल गई। हो सकता है वो कॉफी की जगह अब कोई और चीज यूज में लेने लग गए हो। अब क्या होगा, हमारी वस्तु विदेशों में कम मात्रा में जाएगी। कौन सी वस्तु? कॉफी। क्यों? क्योंकि कॉफी की मांग में क्या हो गया है? परिवर्तन हो गया है। अब जब कॉफी की मांग में परिवर्तन हुआ है तो जो संसाधन कॉफी के उद्योग में लगे हुए थे, हमें उन संसाधनों को दूसरे उद्योग की तरफ हस्तांतरित करना पड़ेगा, क्योंकि अब इतनी मात्रा में कॉफी बनाने का क्या मतलब, क्योंकि मांग उसकी कम हो गई। तो जो साधन कॉफी उद्योग में लगे हुए थे, उन कॉफी उद्योग में लगे हुए संसाधनों को हमें दूसरे उद्योग की तरफ हस्तांतरित करना पड़ेगा। और जिन उद्योगों की तरफ हस्तांतरित किया है, उस वस्तु की मांग विदेशों में कैसी है? स्थिर है, यानी मांग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इस प्रकार आयात स्थिर हो गए। हमारे जो आयात है, जो हम पहले मंगा रहे थे, अभी भी हम उतना ही मंगा रहे हैं। पहले हम निर्यात ज्यादा मात्रा में कर रहे थे, आयात हमारे स्थिर थे, तो हमारा भुगतान संतुलन जो है अनुकूल था। लेकिन कॉफी की मांग के कम होने के कारण, हमारे निर्यात कम होने के कारण, आयात स्थिर होने के कारण हमारा भुगतान संतुलन किसमें बदल गया? असंतुलन में बदल गया। किसके कारण? मांग में परिवर्तन के कारण। ठीक है, समझ में आया? बात करते हैं पूर्ति में परिवर्तन के कारण भी भुगतान संतुलन में असंतुलन कैसे उत्पन्न हो सकता है। भारत जो कि कॉफी का निर्यात कर रहा था, अचानक से हमारे देश में किसी वर्ष कॉफी की फसल खराब हो गई। कॉफी की फसल खराब हो गई, और खराब होने का कारण क्या है? प्राकृतिक कारण। क्या कारण है? प्राकृतिक कारण। जैसे मान लो सूखा पड़ गया, जिसको अकाल बोलते हैं। हो सकता है सूखा पड़ गया हो, अकाल पड़ गया हो, या हो सकता है बाढ़ आ गई हो। तो बाढ़ आ जाएगी तो हमारी फसल क्या होगी? गल जाएगी। क्या होगी? गलेगी। और अगर सूखा पड़ गया तो अकाल पड़ गया तो हमारी फसल जल जाएगी। गलेगी या जलेगी। इस प्रकार कॉफी का उत्पादन उतनी मात्रा में नहीं हुआ जितनी मात्रा में उत्पादन होना चाहिए। फलस्वरूप हमारे देश की या घरेलू मांग की पूर्ति भी हम नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें ऐसी स्थिति में क्या करना पड़ेगा? ऐसी स्थिति में हमें विदेशों से कॉफी का आयात करना पड़ेगा। जब हम विदेशों से कॉफी का आयात करना पड़ेगा और निर्यात हमारे कम हो गए, आयात हमारे बढ़ गए, तो हमारा भुगतान संतुलन किसमें बदल जाएगा? असंतुलन में बदल जाएगा। और इस प्रकार पूर्ति में परिवर्तन के कारण भी रचना संबंधी या संरचना संबंधी असंतुलन उत्पन्न होता है। निर्यात कम, आयातों में वृद्धि के कारण। ठीक है, यह आपका संरचनात्मक असंतुलन था, जो कि मैंने आपको बताया मांग और पूर्ति के कारण या मांग और पूर्ति में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। नेक्स्ट संतुलन की बात करते हैं। नेक्स्ट संतुलन में ऐसा में जो कि आपका कौन सा है? अस्थायी असंतुलन जो होगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। संरचनात्मक संतुलन के बाद नेक्स्ट असंतुलन पढ़िए, वो है आपका अस्थायी असंतुलन। देखो नाम से ही स्पष्ट है, अस्थायी असंतुलन, यानी कि कुछ अल्पकालीन कारण हो गए होंगे, उस समय हमारा संतुलन असंतुलन में बदल गया। जैसे ही वो अल्पकालीन कारण हट जाते हैं या खत्म हो जाते हैं तो हमारा
भुगतान संतुलन या भुगतान जो असंतुलन था वो वापस इसमें आ जाएगा, संतुलन में आ जाता है। इस प्रकार उसको अस्थायी असंतुलन बोलते हैं। जब भुगतान संतुलन में अल्पकालिक कारणों से असाम्य उत्पन्न हो जाता है, कुछ कारण आ गए, संतुलन असंतुलन में बदल गया, जैसे ही वो कारण खत्म हुए अल्पकालिक कारण, हमारा असंतुलन वापस संतुलन में आ जाएगा। इस प्रकार के असंतुलन को जो है अस्थायी असंतुलन के नाम से जाना जाता है। ऐसे असंतुलन की प्रवृत्ति दीर्घकालीन नहीं होती है। ऐसे जो असंतुलन है इनकी प्रवृत्ति कैसी होती है? अल्पकालीन। कैसी होगी? अल्पकालीन। और अल्पकालीन का मतलब होता है कम समय के लिए। जैसे ही वो कारण खत्म हो जाएंगे, हमारा संतुलन जो असंतुलन है वो खत्म हो जाता है। ऐसे में जो है उदाहरण की अगर अपन बात करते हैं तो ऐसे प्रकार के असंतुलन में जो कारण होते हैं वो हो जाएंगे आपके, मान लो किसी साल जो हम फसल पर्याप्त मात्रा में उत्पादन कर रहे थे, उस फसल का हम निर्यात कर रहे थे, उसका अचानक से उत्पादन कम हो गया। और उत्पादन कम होने का कारण वही आपके प्राकृतिक कारण हो गए। प्राकृतिक कारणों में बाढ़ की स्थिति आ सकती है, सूखे पड़ सकते हैं, अकाल पड़ सकता है, फलस्वरूप खाद्यान्न की कमी हो जाती है। खाद्यान्न की कमी हो गई तो जिस खाद्यान्न का हम निर्यात कर रहे थे उस खाद्यान्न का हमें आयात करना पड़ेगा आंतरिक मांग को पूरा करने के लिए। और जब खाद्यान्न का आयात करना पड़ेगा तो हमारे आयात ज्यादा होंगे, किससे? निर्यात से। आयात ज्यादा होंगे निर्यात से, फलस्वरूप हमारा भुगतान संतुलन है, जो भुगतान संतुलन है वो कैसा हो जाएगा? प्रतिकूल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जिस चीज का आप आयात करोगे उसका हमें भुगतान भी तो करना पड़ेगा। इस प्रकार भुगतान संतुलन में कम समय के लिए, जैसे कि अगले साल बारिश अच्छी होती है, प्राकृतिक कारणों से जलवायु भी अच्छी होती है, मिट्टी अच्छी हो जाती है, हमने अच्छे बीजों का प्रयोग किया है, तो हमारी फसल वापस अच्छी उत्पन्न होने लग जाएगी और हम जिन वस्तुओं का पिछले साल हमने आयात किया था वो उन वस्तुओं का हम वापस निर्यात करने लग जाएंगे। तो जैसे ही अल्पकालिक कारण खत्म होंगे, हमारा भुगतान संतुलन जो कि अस्थायी समय के लिए असंतुलन उत्पन्न हुआ था वो असंतुलन खत्म होकर संतुलन में बदल जाएगा। इस प्रकार यह आपका अस्थायी असंतुलन होता है जो कि कुछ अल्पकालिक कारणों से हुआ था, जो कि कुछ समय के लिए होगा। जैसे ही वो कारण खत्म हो जाएंगे आप वापस जो है संतुलन की स्थिति में पहुंच जाओगे। नेक्स्ट बात करेंगे अस्थायी असंतुलन के बाद स्थायी असंतुलन की। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्थायी असंतुलन करते हैं फिर। भुगतान संतुलन में असाम्य का ये 5वां और लास्ट असंतुलन है जो कि स्थायी असंतुलन कहलाता है। छोटा क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखिएगा। स्थायी का मतलब क्या होता है? जो लंबे समय तक दीर्घकालीन प्रवृत्ति का होता है, जो लंबे समय तक चलता है वो आपका स्थायी असंतुलन कहलाता है, जिसकी दीर्घकालीन लंबे समय
चलने वाला ही दीर्घकालीन कहलाता है। यानी जिसकी आशा भी नहीं की जा सकती है कि ये असंतुलन कभी खत्म भी होगा, वो आपका स्थायी असंतुलन कहलाता है। तो जब किसी देश का भुगतान संतुलन दीर्घ काल तक असाम्य में चलता रहे और इस बात की आशा भी न की जाए कि इस असंतुलन को कम किया जा सकता है या इस असंतुलन के जो कारण उत्पन्न है, जिन कारणों से उत्पन्न हुआ है, उन कारणों को खत्म किया जा सकता है, तो वो आपका स्थायी असंतुलन कहलाता है। क्या कहलाएगा? स्थायी असंतुलन। ऐसे कारणों की अगर हम बात करते हैं तो उदाहरण देकर उसमें बताया है कि मान लो किसी वस्तु की उत्पादन लागत में क्या हो गई है? वृद्धि हो गई है। लागत में वृद्धि हुई है। कौन सी? उत्पादन लागत में। कोई भी वस्तु है, किसी भी देश की वस्तु, उसकी उत्पादन लागत में वृद्धि हो गई है। अब उत्पादन लागत में वृद्धि कई कारणों से हो सकती है। उत्पादन लागत में वृद्धि होगी तो कीमतों में वृद्धि होगी, और कीमतों में वृद्धि होगी तो क्या होगा? निर्यातों में कमी होगी। कीमतों में वृद्धि से निर्यातों में, पहले आप मांग में कमी करो। कीमतों में वृद्धि से मांग में कमी, मांग में कमी होगी तो निर्यातों में कमी। निर्यातों में कमी हुई तो हमारे निर्यात कम और आयात अगर स्थिर रहते हैं तो भुगतान संतुलन कैसा होगा? असंतुलन में बदल जाएगा। और वो असंतुलन भी कौन सा असंतुलन होगा? स्थायी असंतुलन, जिसकी हम कम करने की आशा भी नहीं कर सकते। अब यहाँ पर बात आ रही है कि उत्पादन लागत में वृद्धि। उत्पादन लागत में वृद्धि देखो कई कारणों से हो सकती है। मजदूरी में वृद्धि हो गई, मजदूरी में वृद्धि के कारण, ठीक है। इसके बाद भूमि के लगान, भूमि का लगान होता है प्रतिफल, भूमि के लगान में वृद्धि हो गई मान लो। इसके अलावा पूंजी का ब्याज, जो कि प्रतिफल होता है, पूंजी के ब्याज में वृद्धि हो गई, ब्याज महंगा हो गया। इसके बाद बात करते हैं कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि हो गई। कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि हो गई। जब कच्चा माल ही महंगा होगा तो वस्तु की कीमत भी ज्यादा होगी। इसके बाद बात करते हैं यातायात के साधन जो हैं, यानी कि पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ गए। पेट्रोल व डीजल के भावों में वृद्धि, और वस्तु बनेगी तो बनकर मंडियों तक भी तो जाएगी। कच्चा माल गाड़ियों से तो आएगा। पेट्रोल और डीजल की भाव में वृद्धि हो गई। कुल मिला के इन किन्हीं भी कारण से उत्पादन लागत में वृद्धि हो जाती है, और उत्पादन लागत में वृद्धि होगी तो कीमतों में वृद्धि होगी, कीमतों में वृद्धि होगी तो मांग में कमी होगी, मांग में कमी होगी तो निर्यात कम होंगे, और निर्यात कम होंगे और आयात ज्यादा होंगे और निर्यात आपके कम होंगे, तो आपका जो भुगतान संतुलन है वो कैसा? स्थायी असंतुलन होगा। लागतों में कमी की हम आशा भी नहीं कर सकते। तो ऐसा असंतुलन
आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस प्रकार कीमतें बढ़ती है तो मांग कम होती है, निर्यात कम होते हैं, आयात बढ़ते हैं या आयात स्थिर रहते हैं तो हमारा जो स्थायी असंतुलन होगा। यहाँ पर निर्यात इज ग्रेटर देन आयात, फलस्वरूप प्रतिकूल भुगतान संतुलन कर देना। यहाँ पर कर देती हूँ मैं प्रतिकूल भुगतान संतुलन। ठीक है, ये आपके भुगतान संतुलन में असाम्य के पांचों प्रकार हो चुके। अब बात करते हैं कि ये जो भुगतान संतुलन उत्पन्न हो रहा है, जो कि भुगतान संतुलन में असंतुलन उत्पन्न हो रहा है या असाम्य जो हो रहा है, इसका कारण क्या है? इसके ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिससे भुगतान संतुलन में असंतुलन उत्पन्न होता है या भुगतान संतुलन में असाम्य हो जाता है? इसके बारे में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग डालिए भुगतान संतुलन में असाम्य के कारण। इसकी इंडेक्स बनाएंगे, तालिका बनाएंगे, फिर उसके बाद उनका टू द पॉइंट वर्णन किया जाएगा। भुगतान संतुलन में असाम्य के कारण कि भुगतान संतुलन में असाम्य के कारण क्या क्या है, इसकी तालिका बनाते हैं। फर्स्ट कारण जो होगा आपका वो है, फर्स्ट कारण विकास एवं विनियोग कार्यक्रम। फर्स्ट लिखिए विकास एवं विनियोग कार्यक्रम। विकास एवं विनियोग कार्यक्रम के कारण जो है असंतुलन उत्पन्न होता है। सेकंड है आपका चक्रीय उच्चावचन। क्या है? चक्रीय उच्चावचन के कारण भी जो है असंतुलन उत्पन्न होता है। इन दो कारणों के बाद थर्ड कारण जो है आपका वो है आय प्रभाव एवं कीमत प्रभाव। आय प्रभाव एवं कीमत प्रभाव, इसके कारण भी असंतुलन उत्पन्न होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है विकसित देशों में आयात प्रतिबंधों के कारण। विकसित देश, विकसित देशों में आयात प्रतिबंध के कारण भी भुगतान संतुलन में असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट कारण है आपका निर्यात मांग में परिवर्तन, कि जिन वस्तुओं का हम निर्यात कर रहे थे उन वस्तुओं की मांग में कमी हो गई या वृद्धि हो गई, परिवर्तन में आता है। परिवर्तन क्या आता है आपका? परिवर्तन में कमी और वृद्धि दोनों ही आते हैं, और कमी में कमी आएगी, वृद्धि में वृद्धि आएगी, और परिवर्तन में कमी और वृद्धि दोनों ही आते हैं। तो निर्यात मांग में परिवर्तन के कारण भी भुगतान संतुलन में असाम्य उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट है आपका 6 पॉइंट, जो कि मैं यहाँ लिखी हूँ, आपको उसको कंटिन्यू करना है।
आपके निर्यात कम, आयात ज्यादा होंगे, और निर्यात कम और आयात ज्यादा होंगे तो भुगतान संतुलन असंतुलन में बदल जाएगा। इसके बाद बात करते हैं प्रदर्शन प्रभाव। कई बार जो है हम देखा देखी आय से ज्यादा खर्चा कर देते हैं, आय कम है और व्यय ज्यादा हो गया, तो आय कम होगी व्यय ज्यादा होगा तो हमारा भुगतान संतुलन किसमें होगा, असंतुलन में हो जाता है। इसके बाद प्रदर्शन प्रभाव के बाद आता है अंतरराष्ट्रीय ऋण एवं विनियोग। अंतर